हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो सीजीएल 2023 के मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन है वो कौन सा है? वैल्यू पुटिंग मेथड। देखो बच्चों, ये क्या है, जब हम लोग अलजेब्रा का प्रश्न देखते हैं तो अलजेब्रा के पीटी वगैरह में कुछ ऐसा प्रश्न आता है जहां बेसिक क्वेश्चन होता है, जहां पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने मन से कोई मान रख लेते हैं किसी इक्वेशन का। जैसे कि मान लो एज फॉर एग्जांपल अगर कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में इस तरीके से, जैसे कि ध्यान देना, दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू कितना, दिया हुआ है 3, और दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इंटू बी का वैल्यू कितना, तो आपका दिया हुआ है a इंटू बी का वैल्यू कितना 2। ऐसा अगर दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, छोटा छोटा सवाल सा होता है और बाद में पूछ देगा आपसे क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू बताएं, और वहां कह देगा क्वेश्चन में कि a इज ग्रेटर देन कितना b हो। तो देखो इस प्रश्न में कितना इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ आपका कितना, 2 इक्वेशन दिया हुआ है ना, दिए हुए। और आपका जब इस तरह से बेसिक का सवाल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से कोई ऐसा मान रख लेते हैं जो दोनों कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल कर लेता है। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, हम अपने मन से अगर a का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू कितना 1 रख ले तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो अपने मन से अगर कोई दो दो समीकरण फुलफिल कर ले तो हम लोग उसी मान को आगे यहाँ रख लेंगे और आप बोलेंगे कि 2 का क्यूब कितना 8 और 1 कितना, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन कहाँ पूछता है, तो पीटी वगैरह में पूछता है। अब जब हम लोग मेंस वगैरह का तैयारी करते हैं तो मेंस में क्या होता है कि ये जो आपका कंसेप्ट है, मतलब इसको मैं अगर 5 स्टार रेटिंग दूं ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास करके मेंस वगैरह में इतना कठिन इतना डरावना टाइप का प्रश्न पूछेगा ना कि प्रश्न देखकर ही डर जाओगे और कहोगे कि ये तो कभी मुझसे बनेगा ही नहीं। तो वहां पे हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। और जब वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत छोटे कैलकुलेशन में हम लोग बना लेते हैं और आपको कभी कभी तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो क्या होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, तो वैल्यू पुटिंग मेथड तो इसमें होता क्या है कि देखो यहाँ पर आपका वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a और b का मान अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हर बार बदल सकता है। यहाँ पर 2 1 आ गया a का और b का वैल्यू, कहीं पर a और b का वैल्यू 3 2 आ जाएगा, कहीं पर 5 6 आ जाएगा। तो ऐसा अल्फाबेट जिसका मान हम लोग जानते हैं कि हमेशा मैथ का टर्म में बदल जाता है, तो जिसका मान ऑलवेज बदल जाता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब कभी भी प्रश्न में वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, यहाँ पर देखो 2 गो वेरिएबल था और 2 गो इक्वेशन था, तो इसको बाय प्रोसेस बनाते, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई नहीं भी करते तो काम चल जाता। लेकिन जहां पर आपका क्या हो, वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, तो वहीं पर हम लोग ये मेथड को अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड? वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, क्या है तो पहले इसके बारे में एक एक करके हम लोग कंसेप्ट जानेंगे। तो इसका पहला कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट क्या कहता है, पहला कंसेप्ट वही है कि जब कभी भी इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, क्या हो, इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ और आपसे पूछा क्या गया है कि आपसे पूछा गया है कि a माइनस 2 इसके पावर में 103 और प्लस b माइनस 3 इसके पावर में। ठीक ना, आपका यहाँ पर b माइनस 3 इसके पावर में 103 का मान निकालना है। तो अब आप सोचो कि कोई बच्चे क्या करेंगे, b का वैल्यू, अब एक ही क्वेश्चन दिया होता कैसे पुट करते, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक तो फॉर्मूला लगाते जो बहुत बड़ा चला जाता, बहुत कैलकुलेटिव होता। बाकी क्या करते, कुछ बच्चे इसका वैल्यू 0 रखते तो a का वैल्यू कितना 5 होता, कोई बच्चे इसका वैल्यू 1 रखते तो इसका वैल्यू कितना 4 होता, कोई वैल्यू इसका 2 रखते तो इसका वैल्यू कितना 3 होता, कोई बच्चे इसका 3 रखोगे तो ये 2, फिर कोई 4 रखोगे तो ये 1, कोई ये 5 रखोगे ये 0। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर हम कौन सा मान रखें। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान तो रखना ही पड़ता है, तो मान रखने का कोई तो कंसेप्ट होता होगा ना, तो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और जैसे ही कंसेप्ट सीखेंगे तो ये प्रश्न आप यूं चुटकियों में बना दोगे। बहुत सारे बच्चे इसको बना भी दिए होंगे
और इसका आंसर उनको आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला एक एक करके कंसेप्ट सीखेंगे। पहला कंसेप्ट याद कर लो क्या होता है, तो कहता है कि जब इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो। आपने देखा यहाँ पर कि प्रश्न में इक्वेशन देखो कितना है, तो इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल कितना है, ए है और बी है। तो आपका एक इक्वेशन था, है ना, एक इक्वेशन था और आपका वेरिएबल कितना था, दो वेरिएबल था। ठीक है, दो वेरिएबल था आपका। तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, तो वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने वेरिएबल का मान रख सकते हैं, तो ऑलवेज आप क्या करना, वेरिएबल में से इक्वेशन को घटा लोगे तो आप बोल सकते हो कि एक का हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, किसी एक का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो वही कंसेप्ट का था पहला कि जब कभी भी इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आंसर जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, तो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आंसर जो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है और वेरिएबल कभी भी इंडिपेंडेंट मान नहीं होता है। मतलब इसका मतलब क्या कि वेरिएबल का क्या आपने देखा है कि हमेशा x का वैल्यू 2 ही होगा, तो नहीं, हमेशा x का वैल्यू 5 ही होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएबल कभी x का वैल्यू 2 हो जाता है, कभी -2 होता है, कभी 5 होता है, कभी 10 होता है, कभी 1000 हो जाता है। तो वेरिएबल का मान चेंज करते रहता है हमेशा, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता कि फिक्स इसका वैल्यू यही होगा। लेकिन 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा, 5 का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। तो यही कह रहा है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा समझना नहीं, पहला बेसिक जो है ये आप याद रखो, ये वाला कि कहां पर अप्लाई करेंगे, तो जब कभी भी इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये दूसरे रूल में सीखेंगे। रूल नंबर देखो 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते वक्त इक्वेशन कभी भी, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म में, अर्थात अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब क्या, कि जब आप कभी भी नॉर्मली देखो जीरो को किसी संख्या से भागा दोगे तो जीरो आएगा, लेकिन अगर 5 को आप जीरो से भागा दोगे तो ये भागा नहीं लगेगा, ये किस में चल जाएगा, अनडिफाइंड में। तो वही कह रहा है कि ये मेथड अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है इस बात का कि आपका इक्वेशन जो है कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म में, अर्थात नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे में जीरो आ जाएगा तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहला तो याद रखना, लगेगा कहां वैल्यू पुटिंग मेथड, तो जब इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो। दूसरा, जब भी लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, इसका क्लियरिटी रखना चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कितना, जीरो रख देंगे। जैसे कि अब देखो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन में था कि a प्लस बी का वैल्यू कितना था, 5 था, और आपको निकालना है a माइनस कितना, a माइनस मान लो यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस 2 के पावर में 103 और प्लस यहाँ पर b माइनस 3 इसके पावर में कितना 103, इसका वैल्यू निकालना था। तो आप क्या करोगे, किसी भी वेरिएबल को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो एक चीज का और ध्यान रखना कि मानने का तो किसी को मान सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कभी कभी कोई ऐसा वेरिएबल जो बहुत ज्यादा बार यूज हो, जैसे कि मान लो ऐसा एक इक्वेशन हो जिसमें b 4 बार हो और a जो है 2 ही बार हो, तो वैसे कंडीशन में इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो वेरिएबल ज्यादा बार होगा उसी को जीरो मान लेंगे, उससे क्या होगा कि प्रश्न छोटा हो जाएगा। तो मानने का किसी को जीरो मान सकते हैं, लेकिन इस चीज का क्लियरिटी होना चाहिए कि जो वेरिएबल ज्यादा बार होगा उसको जीरो मानोगे तो प्रश्न छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, जीरो मान लिए। मान लो सपोज करो यहाँ पर क्या कहिए कि b का वैल्यू हम लोग कितना मान लिए, जीरो मान लिए, b बराबर कितना, जीरो, तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करो, आप जैसे ही आप पुट करोगे a का वैल्यू 5, तो कितना, 5 में कितना 2 चला गया, ठीक है, उसके पावर में 103, और यहाँ आपने b का वैल्यू, अब केवल यही नहीं जीरो मानना है, अब प्रश्न में जिसका मान पूछ रहा है वहां भी जहां b होगा वहां भी जीरो मानोगे। तो यहाँ भी b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस कितना 3 और उसके पावर में कितना 103। अब देखो यहाँ 5 में 2 गया तो कितना, आप बोलोगे 3 के पावर में 103, और यहाँ क्या होगा -3 के पावर में कितना, क्योंकि जीरो में तो 3 घटेगा नहीं तो -3 हो जाएगा, तो -3 के पावर में कितना 103। अब देखो आपका क्या होगा, इससे टोटल घट जाएगा, घट के मेरा आंसर कितना हो जाएगा,
तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे आप क्या होता कि थोड़ा देर पहले अभी आपको जब कंसेप्ट नहीं पता था, इसका कंसेप्ट नहीं पता था, तो आप इस प्रश्न को देखते तो कहते कि निकलेगा कैसे, यहाँ केवल एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले किसी वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, लेकिन इस चीज का क्लियरिटी रखना कि जो वेरिएबल कभी कभी बहुत ज्यादा बार दिखे, मतलब जो सबसे ज्यादा बार दिखे उसी को 0 मानोगे तो प्रश्न छोटा हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया। फर्स्ट रूल क्या कि अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो वहीं पर वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल क्या कि जब भी अप्लाई करेंगे तो नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए या अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तीसरा चीज क्या कि मानने वक्त किसी भी वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल सबसे ज्यादा हो उसको 0 मानने में ज्यादा फायदा है। फोर्थ रूल देखो क्या कहता है कि मैक्सिमम कितने वेरिएबल का मान रखा जा सकता है। मतलब इक्वेशन जैसे कि दिया हुआ रहेगा इस तरह से, मान लो कहीं दिया हुआ a प्लस बी का वैल्यू कितना 5, अब दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितने वेरिएबल का मान हम लोग 0 रखेंगे। तो देखो इसका एक बेस्ट चीज क्या है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल है आपका कितना, वेरिएबल है 2, और इक्वेशन कितना है, तो आप बोलोगे कि इक्वेशन जो है वो कितना है, तो आपका इक्वेशन 1 है। तो आप इसमें से इसको घटाओगे, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, आप अपने मन से मैक्सिमम एक वेरिएबल का वैल्यू पुट कर सकते हो। उसी प्रकार मान लो कहीं पर दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ, सपोज करो कितना 0, तो अगर आपका दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 0, तो अब देखो यहाँ पर कितना है, वेरिएबल कितना है, तो आप बोलोगे कि सर वेरिएबल जो है यहाँ पर 3 है और इक्वेशन कितना है, तो इक्वेशन कितना है, तो आपका इक्वेशन जो है 1 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो मैक्सिमम जो है वो 2 का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। उसी प्रकार मान लो कहीं पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 2s, ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कितना है 1 2 3 कितना 4, तो आपका 4 जो है वो वेरिएबल है ना, 4 क्या है, वेरिएबल है, और इक्वेशन कितना है, तो आपका एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप कितने वेरिएबल का मान रख सकते हो, तो आप घटा लोगे तो बोलोगे कि 3 का वैल्यू जो है हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इस चीज का क्लियरिटी होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने वेरिएबल का मान रखा जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है इक्वेशन के वेरिएबल पर। अगर इक्वेशन आपका इस तरह से 1 हो और वेरिएबल 2 हो तो 2 वेरिएबल में घटा लेंगे यानी 1 का मान रखेंगे। उसी प्रकार अगर 3 वेरिएबल हो इक्वेशन 1 हो तो हम लोग 2 का वैल्यू रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 4 वेरिएबल और इक्वेशन 1 हो तो 3 का मैक्सिमम मान अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल क्या कहता है कि यदि वेरिएबल का मान 0 नहीं रख पाते हैं, कभी कभी ऐसा मान लो क्वेश्चन रहेगा जहां पर आप वेरिएबल का मान 0 नहीं रख पाओगे, जैसे कि क्या, मान लो क्वेश्चन में रहता है कि a बटे, ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा कि a बटे यहाँ पर क्या रहेगा ए बी, और प्लस क्या रहेगा यहाँ पर, सपोज करो कि आपका सपोज करो बी बटे कितना, बी बटे बी क्या रहेगा ए बी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप अगर मान लो सपोज करो या यहाँ पर कुछ भी रहेगा इस तरह से क्वेश्चन मान लो रहता है, तो आप क्या इसका वैल्यू 0 रखोगे, तो बोलोगे कि सर इसका वैल्यू तो हम अगर हल करते तो नीचे में तो ए बी हो जाता था, ऊपर में भी कितना a प्लस बी, तो आप यहाँ पर अपने मन से मान कैसे रखोगे, कैसे, जैसे कि सपोज करो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ हो नॉर्मली, एक इक्वेशन कि a प्लस बी का वैल्यू कितना ऐसे दिया हुआ रहेगा, या मान लो नॉर्मली इसको हम लोग हटा देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे कि जैसे कि सपोज करो यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप नॉर्मली समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। नॉर्मली अगर जैसे कि यहाँ पर रहे a बटे कितना c और क्वेश्चन में दिया हुआ रहे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 0, ठीक है, और यहाँ पर रहे दूसरा में b बटे कितना आपका ए बी, और यहाँ रहे सी बटे कितना आपका इस तरह से रहे ए बी, इस तरह से रहे, तो अगर आप सपोज करो यहाँ सी का वैल्यू कितना 0 रखोगे, और देखो जैसे ही नीचे में क्या हो गया
जीरो आ गया तो आप ये किस फॉर्म में चल जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे ही अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा तो वही कह रहा है कि अगर वेरिएबल का मान जीरो नहीं रख पाते हैं, यहाँ जीरो रख पाओगे, सी का मान नहीं रख पाओगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ए बी सी का वैल्यू कितना रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कभी 1 रख सकते हैं, कभी -1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी -2 रख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में हमको मान रखना पड़ेगा अपने सुविधा अनुसार, मतलब कि ऐसा मान जो रख दो जिसमें कैलकुलेशन सबसे छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको छोटा सा याद रखना है, एक छोटा सा कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जब कभी भी ये इसको लिख लेना कि जब कभी भी दिया हुआ रहे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, जीरो, और आप जब जीरो नहीं रख पाओ तो इसमें दो स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, तब वैसे कंडीशन में आप a का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1 और c का वैल्यू, यहाँ पर c का वैल्यू एक आप क्या रख सकते थे, c का वैल्यू एक जीरो रख लेते। तो आप देखो तीनों को जैसे ही ऐड करते आप यहाँ पता है ना कि -1 +1 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप इसको जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो पहला कंडीशन तो ये होगा, तो यहाँ पर आप किसी वेरिएबल का वैल्यू जीरो रख सकते हो। लेकिन दूसरा क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा जहां सी का वैल्यू जीरो नहीं रख पाओगे तो वहां पर आपको क्या वैल्यू रखना है, तो वहां पर आपका ए का वैल्यू 1 रखना है, बी का भी वैल्यू 1 रखना है और सी का वैल्यू कितना, -2। जितना छोटा वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि जब वेरिएबल का मान जीरो नहीं रख पाते हैं, मतलब कि कभी कभी तो ये रख पाएंगे लेकिन कभी कभी जब सी का वैल्यू जीरो नहीं रख पाएंगे तो वहां पर अपने सुविधा अनुसार, और सुविधा अनुसार में मैक्सिमम इसी वैल्यू से काम चलता है, कौन कौन याद कर लो, 1 1 और कितना, -2। तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका नॉर्मली 5 रूल था। अब देखो एक एक करके जैसे ही आप प्रश्न को बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि पहला प्रश्न देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना ही क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे एक ही क्वेश्चन है। जहां दिया हुआ है x + y का वैल्यू इतना और आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो नॉर्मली आप सोचो कि इसमें कैसे आप हल करोगे। ऐसे आपको नॉर्मली जब हल करने के लिए जाओगे तो पावर में 101 है तो हल ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत आसान मेथड है, यहाँ पर हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। और हमने क्या सीखा कि जब कभी भी वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो किसी एक वेरिएबल का मान हम लोग कितना रख लेंगे, जीरो। और यहाँ अगर जीरो रखेंगे तो प्रश्न में भी जहां जहां y आएगा वहां भी y का वैल्यू जीरो रखेंगे। तो यहाँ अगर y का वैल्यू जैसे ही जीरो रखे तो x का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो आप इसको यहाँ पुट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि 11 में 5 गया तो कितना, 6 के पावर में कितना, 101 होता। उसी प्रकार आपका अब यहाँ देखो y का वैल्यू कितना था, जीरो। तो जीरो में जब 6 को घटाओगे, जीरो में जब 6 को घटाओगे तो -6 हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ। और उसके पावर में कितना, 101। तो देखो आप एक 6 के पावर में 101 पॉजिटिव में और निगेटिव में, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से घट जाएगा। तो घटने के बाद आंसर मेरा कितना, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आता है कि क्या वैल्यू पुटिंग मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमेशा जीरो ही रखते हैं, तो नहीं। इसका देखो दूसरा मेथड ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जीरो ही रखो। जैसे यहाँ दिया हुआ था x + y का वैल्यू 11, तो आप इसी प्रश्न में x का वैल्यू कितना, आप 5 और y का वैल्यू कितना, 6 भी रख सकते थे। जैसे ही रखते तो यहाँ देखो होता कि 5 में 5 चला गया, इसके पावर में 101 और 6 में 6 चला गया तो इसके पावर में 101। तो यहाँ भी जीरो और +0, मेरा आंसर कितना, जीरो ही आता। तो रखने का हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है कि जितना छोटा वैल्यू रखोगे उतना ही आसान होता है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रश्न में अगर वेरिएबल ज्यादा है, यहाँ प्रश्न में 2 वेरिएबल था और इक्वेशन 1 था, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। और जब वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेने से मेरा प्रश्न जो है थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको उतार लो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है दिया हुआ x + y का वैल्यू इतना, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 2 है ना, और आपका इक्वेशन कितना है, 1, तो यहाँ अप्लाई होगा। लेकिन अप्लाई होने के लिए आपका पहला कंसेप्ट क्या है
कि अगर y का वैल्यू 0 मान लिए तो x का वैल्यू कितना 41 हो गया, और जैसे ही 41 हो गया तो आप यहाँ पुट करो तो आप बोलोगे कि 41 में 20 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y का वैल्यू 0 था, 0 में ये घट जाएगा तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 20, कितना बचेगा 0 यहाँ पर, यहाँ पर कितना बचेगा तो 21 के पावर में इतना, और ये चीज देखो निगेटिव में आ जाएगा तो 21 के पावर में इतना, तो मेरा कैंसिल होकर मेरा आंसर कितना 0 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू 0 मान के ही बनता, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो वो उसका तरीका है कि किसी एक को 0 मान लेते हैं, लेकिन आप यहाँ इस प्रश्न में आप चाहते तो x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 21 भी रखते, तो 20 में 20 जाता 0 होता, और 21 में यहाँ 21 आ जाता तो वहां भी क्या होता, वहां भी आपका 0 होता। यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा 21 था, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और कहीं से आपको दिक्कत वहां पर नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में था थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, 21 के पावर में 2021 था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ a माइनस बी का वैल्यू कितना 7 है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो नॉर्मली देखो यहाँ भी आप क्या करोगे, देख रहे हो कि वेरिएबल कितना 2 है और इक्वेशन कितना 1 है, तो आप सोचो ऐसा ही सोचो कि 2 वेरिएबल है ना, और इक्वेशन कितना है 1 है, इक्वेशन कितना 1, तो कितने का मान रख सकते हो, तो आप 1 का वैल्यू क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो, 1 का वैल्यू आप क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। कैसे पुट करोगे, तो हम लोग जब भी वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो किसी एक का, मान लो b का वैल्यू कितना 0 रख लिए, अब जैसे ही b का वैल्यू 0 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू आप बोलोगे कि हाँ सर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, हो सकता है ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब देखो आप 7 में 25 घटाओगे, आप यहाँ क्या करोगे 7 में 25 घटाओगे, ठीक है, और यहाँ माइनस था, और यहाँ b का वैल्यू 0 था तो इसमें 18 घटाते, इसका क्यूब करते। तो अब देखो आप जैसे ही इसको बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि 7 में 25 घटाते तो कितना होता -18 का क्यूब हो जाता ना, और यहाँ इसको घटाते तो यहाँ भी माइनस होता, लेकिन माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, तो +18 के क्यूब में। अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 0 हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ऑलवेज 0, आप देख रहे हो कि शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बहुत बेसिक बहुत इजी वाला प्रश्न लाया है जिसके कारण इसका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन रियलिटी में हर प्रश्न का आंसर 0 नहीं होता है, इस चीज का एकदम दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन है और देखो यहाँ मैंने लिख दिया CGL 2021, लेकिन नहीं, केवल यही प्रश्न नहीं, अभी तक जितना भी प्रश्न मैंने लाया है और आगे भी जितना प्रश्न होगा सारा का सारा CGL 2021 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ भी वही चीज है कि वेरिएबल x y 2 है और इक्वेशन केवल एक ही दिया हुआ है, तो हम लोग अगर y का वैल्यू 0 मान लिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 माने हैं तो इसमें भी y का वैल्यू कितना 0 रखना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे ही y का वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का क्यूब कितना 0, और यहाँ अगर y का वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो 0 में किसी अंक से गुना करते हो तो ये वैल्यू भी किस में बदल जाएगा, तो 0 में बदल जाएगा, ठीक है। प्रश्न में भी जहां जहां y होगा वहां भी आपको 0 रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, तो अब बचा कितना, तो अब बचा x का क्यूब, और x का वैल्यू कितना था 14। आप सभी जानते हो कि 14 का क्यूब जो होता है वो 2744 होता है, यानी खोज लो ऑप्शन नंबर कितना ए। तो देखो कितना आसान था, लेकिन थोड़ा देर पहले जब यही प्रश्न था x प्लस वाई का वैल्यू इतना और इसका वैल्यू निकालना था, तो आपको कितना खतरनाक और डरावना टाइप का लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही आसान था। हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और अभी तो ये सब एकदम इजी वाला है, आगे मैं और भी कठिन वाला प्रश्न लाऊंगा एक एक करके। चलो तो इसको आप उतार लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना, यहाँ पर आपका क्या कहीं भी प्रश्न में इक्वेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं ना दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ भी हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। मान लो सपोज करो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें के का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे देखो के है ना, तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से, अगर y का वैल्यू अगर 0 मान लिए, तो देखो अगर y का वैल्यू 0 मान लिए तो कहाँ कहाँ पे खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो कैंसिल होगा बिल्कुल, क्योंकि 0 से कोई अंक गुना करते हो तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा कितना, तो बचेगा 3x, इसका कितना होल क्यूब। यहाँ ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल y का वैल्यू हमने 0 मान लिया है। तो क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल था x और y, और k का वैल्यू पूछ रहा था, यानी वेरिएबल 2 ही था, तो किसी एक का मान 0 रख लिया, तो यहाँ ये भी कैंसिल, मतलब यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा 3x का कितना होल क्यूब। अब इधर देखो आप आ जाओ, y का वैल्यू अगर 0 है तो क्या ये कैंसिल होगा, तो बिल्कुल, क्योंकि y का वैल्यू 0 है और 0 में किसी अंक से गुना कीजिएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचा क्या 3kx और इंटू कितना, तो 3x²। अब देखो यहाँ आप हल करो, 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा ना, यहाँ पर 27x³ प्लस 27x³ और इसको जब गुना करोगे तो 3 कितना 9 हो जाएगा, लेकिन x को x² से आप यहाँ गुना करोगे, x को किससे x² से आप गुना करोगे, यहाँ ध्यान रखना, तो आपका कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा और इंटू में कितना k हो जाएगा, और इसी k का वैल्यू निकालना था। अब देखो यहाँ आप इन दोनों को जोड़ते तो 54x³ का वैल्यू 9x³ इंटू k। अब देखो क्यूब से क्यूब कट जाएगा और 9 से ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 6 टाइम में, यानी k का वैल्यू कितना 6। तो देखो कितना आसान हो गया था, लेकिन थोड़ा देर पहले जब ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो इक्वेशन भी नहीं दिया हुआ था। तो जब कभी भी आपका इस तरह का प्रश्न होगा तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड अपने मन से अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोग जब वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई ही वहां पे करते हैं जहां पे वेरिएबल ज्यादा हो। यहाँ पर दो वेरिएबल था और आपके प्रश्न में जब वेरिएबल दो था और इक्वेशन एक भी नहीं दिया हुआ था, तो आप ऐसे में किसी एक का वैल्यू 0 मान लोगे, प्रश्न छोटा हो जाएगा, उसके बाद आप इजिली ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके पहले लग रहा होगा कि बहुत आसान था, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो अगर यही सवाल परीक्षा में होता और आपने इस टाइप को नहीं पढ़ा होता तो ये आपसे बनता ही नहीं, कहते कि या तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या तो कुछ ऐसा टेढ़ा है जो मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन अब आप इसको इजिली बना सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, उसी प्रकार दिया हुआ x प्लस वाई का वैल्यू कितना 3 है। देखो यहाँ पर वेरिएबल कितना है 2 है और इक्वेशन 1 है, तो आप अपने मन से y का वैल्यू अगर 0 मान लो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर y का वैल्यू 0 मान लिया तो यहाँ पर क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल सर ये खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू जब 0 होगा 0 में किसी अंक से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या ये खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ भी y का वैल्यू 0 और 0 को जब 29 से गुना करोगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। उसी प्रकार देखो आप ये वैल्यू क्या होगा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वहां भी 0 होगा। तो बचा क्या, अब बचा देखो आपका कितना, तो एक बचा यहाँ पर x और x का वैल्यू कितना है 3, तो पुट कीजिए 3 का कितना क्यूब, और यहाँ पर कितना x का वैल्यू 3, तो 3 प्लस कितना 1 4 हो जाएगा। ये कैंसिल। अब इधर आ जाओ, इधर था अंदर में देखो ये 0 हो गया और 0 में अगर आप 2 को घटाओगे तो -2 होगा, लेकिन -2 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा गुना करके 4 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, तो 3 का क्यूब कितना, तो 27 गुने कितना 4 और उसमें 16 आप घटा लोगे, 27 गुने 4 कितना होता है आप कर लो, तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और कितना 108 और उसमें 16 घटा लोगे। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 98 और उसमें 6, यानी कितना मेरा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा और कितना 92 होता। लेकिन अभी देखो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते हो, और अब मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर ले, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसी तरह का है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो आप लोग ऐसा पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप एक फार्मूला पढ़े थे जहां पर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है। लेकिन यहाँ देखो इतना लंबा का वैल्यू निकालना हो तो ऐसा प्रश्न आप बना ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ भी देखो वेरिएबल कितना है, ए बी सी, और इक्वेशन कितना है, एक ये और एक ये, मतलब वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है। तो कितने का वैल्यू रख सकते हैं, 1 का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू कितना, 0 रख लिए। तो जैसे ही सी का वैल्यू 0 रख लेंगे तो इस इक्वेशन में ध्यान देना कि सी का वैल्यू जब 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बना, ए प्लस बी का वैल्यू कितना, 8 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी जब c का वैल्यू 0 हो गया तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा कितना, केवल बचा आपका ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब केवल देखो यहीं पर नहीं रखेंगे, जो जो इक्वेशन दिया हुआ वहां भी c का वैल्यू रखेंगे 0, और आगे जिसका मान निकालना हो, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखो यहाँ जैसे ही 0 आएगा और 0 में किसी अंक से गुना कीजिएगा तो वो भी क्या होगा, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान नहीं निकालना है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मान किसका अब निकालना है, तो मान केवल निकालना है ए बी इंटू ए प्लस कितना बी। अब देखो केवल इसका मान निकालना था, जहां ए बी का वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू 5 था, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, तो दिया हुआ था कितना, 8 था। अब आप गुना कर लोगे तो आपका आंसर कितना, 40 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान ये प्रश्न था। अब आप इजीली इसको बना सकते थे, यानी बोल सकते थे ऑप्शन नंबर कितना, बी इज द राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप इसको बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल फिर उसी तरह से है, दिया हुआ है, देखो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 1 2 3, लेकिन इक्वेशन है 1 और 1 कितना, 2 ही इक्वेशन दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, फिर मान लोगे, किसका वैल्यू मान लिए, सी का वैल्यू अगर 0 मान लिए तो आप बोल सकते हो ये 0 हो गया, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना, 12 बचा। उसी प्रकार ये अगर 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 134 बचा। अब देखो मान निकालना था इसका, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी तो सी है। उसी प्रकार ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है ए बी इंटू ए प्लस बी, जिसमें आपको देखो ए प्लस बी का तो वैल्यू पता है। अब ए बी का वैल्यू कैसे निकलता है, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, जिसमें से देखो a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 134, किसके बराबर, तो आपका प्लस किसके 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो आप कि 2ab का वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे यानी कितना 10, यानी आप बोल सकते थे यहाँ से कि ab का वैल्यू कितना होता 5 हो जाता, और ab का वैल्यू जब 5 होता तो आप बोल सकते थे कि a प्लस बी का वैल्यू तो पहले से ही पता था, यानी 5 इंटू 12, यानी मेरा आंसर कितना, तो 60 हो जाता। लेकिन यही चीज परीक्षा में पूछता और आपको कंसेप्ट नहीं पता होता तो आपसे नहीं बनता। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे अच्छे प्रश्नों का वाट लगाने वाला ये मेथड है। और जो भी बच्चे सीजीएल जो भी बच्चे सीजीएल निकालते हैं उन सभी बच्चों को ये कंसेप्ट आता ही आता है, क्योंकि परीक्षा में वक्त बचाना होता है। इसलिए आप इसको अच्छे से सीखें और अच्छे से इसको सारे प्रश्नों को नोट डाउन करें। 1-2 बार बनाओगे आपसे इजीली बन जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 वेरिएबल दिया हुआ, ठीक है, और आपका इसका वैल्यू दिया, और देखो इसमें किसी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें अगर सी का वैल्यू अगर 0 रख लेते तो ये क्या होता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। और आप देखो यहाँ सी का वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर में ही 0 आ जाएगा। तो आप पढ़े ना कि 0 को दुनिया में किसी भी अंक से भागा दोगे तो ये किसमें 0 में बदल जाएगा, यानी इधर वाला टोटल टर्म कितना हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसका वैल्यू 0 है तो बचा केवल क्या, क्वेश्चन में केवल बचा a बटे a, और जब कभी भी a बटे a आपका होगा तो कट कर कितना होगा
तो एक आंसर होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें इस इक्वेशन से कोई आपको विशेष मतलब भी नहीं था, बिना आप इस इक्वेशन को यूज किए हुए भी बना सकते थे इजिली। हम लोग सी का वैल्यू 0 रख दिए और सी का वैल्यू जैसे ही 0 रखे तो यहाँ मेरा बन गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका क्या है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है और इतना लंबा आपका सवाल है। आप क्या करोगे, वही बेसिक कंसेप्ट, यहाँ वेरिएबल कितना है 3 और इक्वेशन कितना है 1, तो आप क्या करोगे, z का वैल्यू 0 मान लोगे और जैसे ही z का वैल्यू 0 मानोगे तो आप सबसे पहले देखो कि z कहाँ कहाँ है, तो z देखो सबसे पहले यहाँ ऊपर में है, तो ये वैल्यू तो मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली पुट करोगे, तो देखो यहाँ पर आपका ये वैल्यू z यहाँ था, तो ये भी वैल्यू 0 में बदल जाएगा और ये भी वैल्यू 0 में बदल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बदल जाएगा। यानी यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, तो वाई स्क्वायर बटे कितना, वाई स्क्वायर। अब आप जानते हो कि जब ऊपर नीचे सेम अंक हो तो ये कट जाएगा, कट के कितना होगा, यहाँ पर 1 और ये भी कट जाएगा, कट के कितना 1 और 1 कितना, तो 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते थे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होता, इस प्रश्न का आंसर क्या होता, तो आपका आंसर कितना होता 2। तो इसी तरह से आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बनाना है और आपको यूज करना है। ठीक है, बाकी आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किस तरह से आप बनाओगे, यहां भी देखो कितना, अब देखो यहाँ a इंटू, यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया हुआ है कि a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू 1 है, तो क्या आप यहाँ पर c का वैल्यू 0 रख सकते हो, तो नहीं, यहाँ पर नहीं रख पाओगे। क्यों, क्योंकि c का वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो प्रश्न का मान ही देखो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका वैल्यू 0 रखोगे तो 0 कभी भी क्या 1 के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 0 में किसी अंक से गुना करेंगे तो इस साइड 0 हो जाएगा और 0 का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, रूल में बताया था कि आप इक्वेशन का मान नहीं बदलना चाहिए, आपको यहाँ पर 0 नहीं रख सकते वैल्यू। तो अगर अब 0 नहीं रख पाओगे तो सोचो कि क्या, अगर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर 1 गुने 1 गुने 1 1 ही आता है, तो बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो अब आप इसका वैल्यू यहाँ रख सकते थे। कैसे, तो ऊपर में तो 123 था, नीचे में यहाँ कितना होता 1, ठीक है, और यहाँ a का वैल्यू कितना 1, और 1 को 1 से गुना करोगे तब भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 123 है, यहाँ 1 तो था, b का वैल्यू आपने कितना रखा है, तो b का वैल्यू हमने 1 रखा है, ठीक है, और उसी प्रकार इसका वैल्यू जब रखोगे तो 1 इंटू 1 कितना 1 ही होगा, कितना हो जाएगा 1 ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 123 था और आपका यहाँ पर 1 था, c का वैल्यू 1 था और इन दोनों को गुना करोगे तब भी 1 हो जाएगा। यानी अब आप नॉर्मली कैसे बना सकते हो, 123/3, 123/3 और यहाँ पर भी 123/3, आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में जोड़ लोगे 369 बटे कितना 3 और ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना फिर वही 123 हो जाएगा। तो देखो आप इस चीज का ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, तो पहला जब वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम हो तो उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। लेकिन दूसरा इस चीज का क्लियरिटी जरूर होना चाहिए कि 0 मानेंगे तो प्रश्न के इक्वेशन का मान नहीं बदलना चाहिए या प्रश्न में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए नीचे में। तो हम लोग अगर कभी कभी अगर मान लो वैल्यू पुटिंग करने पर इक्वेशन का मान 0 आ जाए तो उस कंडीशन में वो मेरा गलत था, तो वैसे कंडीशन में हम कुछ अपने मन से कुछ दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने सुविधा अनुसार जो मान मेरे दिमाग में आ जाए और जिससे इक्वेशन का मान फुलफिल हो जाए वो वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑलवेज 0 ही रखना है, ठीक है, तो इस चीज का आपको क्लियरिटी होना चाहिए, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। बाकी आप इसको उतार लो, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
दिया हुआ, देखो यहाँ पर वेरिएबल कितना है, तो आप बोलोगे कि वेरिएबल 1 2 कितना, 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितना है 1 और 2, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई होगा। तो चलो अगर हम लोग मान लो कि c का वैल्यू कितना 0 मान लिए, तो जैसे ही आप c का वैल्यू 0 मानोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा कि a प्लस b का वैल्यू कितना 30। उसी प्रकार जब c का वैल्यू 0 होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी वहां क्या बनेगा, तो ab का वैल्यू कितना, तो ab का वैल्यू कितना 200। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो आप लोग का बच्चे, जो भी बच्चे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो ये प्रश्न जो है एक पहले बेसिक कंसेप्ट जो था फॉर्मूला से भी बनाते थे कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का कितना होल स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप इससे भी इसको बना सकते थे, कहीं से कोई इशू नहीं था, ठीक है, नॉर्मली बना जाते हैं। लेकिन अब देखो इसमें बनाते तो आपको पुट करना पड़ता, वक्त लगता, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या कंसेप्ट था कि आपने जैसे ही वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई किया तो अब देखो यहाँ 2 इक्वेशन आ गया और आपके दिमाग में तुरंत ये दिमाग काम कर गया कि सर ऐसे कंडीशन में अगर a का वैल्यू हम 20 और b का वैल्यू कितना 10 मान लेंगे तो दोनों को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और दोनों को गुना करने पर कितना 200 हो जाएगा। मतलब आपको मैंने पहले सिखाया कि अगर आपका गेस किया हुआ वैल्यू दो समीकरण को अगर फुलफिल कर देता है, इसका मतलब चाहे कुछ भी पूछे आंसर उसी से मैच करेगा। तो यहाँ देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ रहा है, जिसमें c का वैल्यू आपने कितना रखा है 0 रखा है, यानी मान आपको किसका बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है। यानी आप पुट कर देते a का वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर कितना 400 और b का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी आपका आंसर कितना होता है 500 होता है। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते थे और बोल सकते थे कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाता, ठीक है। लेकिन अब मान लो सपोज करो दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था कि मान लो सपोज करो कि अब आपने सी को तो 0 मान लिया, सी को तो 0 मान लिया, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग नहीं काम करता कि ए का कितना बी का कितना मान रखे। तब आप क्या करते, तब आप जानते कि यहाँ पर हमको वैल्यू इसका निकालना है और सी का वैल्यू तो 0 था, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो कि ए प्लस बी का कितना होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। आप यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते थे, कैसे, तो a प्लस बी का वैल्यू 30, तो 30 का स्क्वायर कितना 900 हो जाएगा और इसका तो आपको वैल्यू ही निकालना था और 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 200, तो आपका कितना 200, तो आपका इधर आके घट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 900 में 400 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास देखो इस प्रश्न को बनाने का 3 तरीका था, लेकिन सबसे बेस्ट क्या था कि सी को बी को हम लोग 0 मान लिए और उसके बाद हम लोग अपने मन से गेस कर लिए, गेस मेरा दिमाग अगर काम कर गया तो बहुत इजी तरीकों से हम लोग इसको बना सकते थे, ठीक ना। बाकी एक फार्मूला जो था उस तरीके से तो आप इसको बना ही सकते थे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ, ठीक है, नॉर्मली एक ही इक्वेशन है कि इतना प्लस इतना का वैल्यू कितना 1 और वैल्यू इसका निकालना है। और ये सवाल परीक्षा में पूछ देगा ना तो अच्छे अच्छे बच्चों का बैंड बच जाना है। क्यों, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, इतना कठिन लगेगा कि आप वैल्यू पुट करते 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 ही थक जाओगे, आपसे बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखो आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम लोग अपने मन से b का वैल्यू कितना 0 लगा लिए। अब देखो जैसे ही b का वैल्यू 0 निकाले तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी यहाँ क्या कितना बचा अंडर रूट ए स्क्वायर। उसी प्रकार ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी वहां भी कितना बचा अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब आपको चूंकि मान इसका निकालना है, इसमें भी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको केवल किसका वैल्यू निकालना है a माइनस ए स्क्वायर और इंटू कितना 1, इसी का ना वैल्यू निकालना है। अब देखो आप इसको हल कर लो, रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकलेगा a, यहाँ से क्या निकलेगा a किसके बराबर, तो 2a का वैल्यू कितना a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब आप पुट कर लो यहाँ पर, जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पर 1 पुट करोगे यानी कितना 1 कितना 4 हो जाएगा। अब आप हल कर लो, हल करोगे तो कितना 3/4 आपका इस प्रश्न का कितना होगा
राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी देखो, जब भी मैं प्रश्न देता हूं तो पहले आप पॉज बटन दबाओ, खुद से ट्राई करो, क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, और देखो कि आपका बनाया हुआ सही है कि नहीं। ठीक है, बाद में मैं सॉल्यूशन तो बता ही देता हूं। तो इसी तरह से इसको बनाना था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होता, 3/4 होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से आपका, देखो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया और डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो सोचोगे कि अब इसका फार्मूला पुट करेंगे तो बनेगा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि फार्मूला पुट करते तो कैसे बनता, तो बहुत लंबा जाता, बहुत मुश्किल होता, तो अच्छे अच्छे बच्चों का यहाँ पर जो है बैंड बज जाता। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वही वैल्यू पुटिंग मेथड कंसेप्ट अप्लाई करते। कैसे अप्लाई करते हैं, अब देखो यहाँ पर कितना वेरिएबल है, तो आपका वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल जो है आपका 3 है, तो 3 वेरिएबल है तो आप 2 का मान रख सकते हो। हम लोग किसका किसका रख लिए, एक c बराबर 0 और एक b बराबर कितना 0। आप देखो c बराबर 0 और b बराबर 0 जैसे ही रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ऊपर में बचा कितना a क्यू। उसी प्रकार c बराबर 0 b बराबर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचा, तो -2a का कितना, तो होल क्यूब। उसी प्रकार c बराबर 0 b बराबर 0, तो यहाँ क्या होगा आपका a क्यूब हो जाएगा। नीचे में आ जाओ, नीचे में आप देखो c बराबर 0 b बराबर 0 है ना, तो अगर c बराबर 0 और b बराबर 0 है तो यहाँ पे कितना हो गया, a इंटू ए हो गया। यहाँ अंदर में क्या बच रहा है, a है। ठीक है, और यहाँ पर शायद ना a नहीं है बाबू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा शायद मिसप्रिंटिंग है आपका, देख लो क्या है, अभी मैं ए पर ही रख देता हूँ। ठीक ना, देख लो पहले, कैलकुलेट कर लो, शायद यहाँ मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि मुझे प्रश्न पता है, पहले ए पर ही रख लो। चलो अब आगे देख लो, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर c बराबर 0 b बराबर 0, यानी यहाँ पर कितना है आपका, तो आपका कितना है माइनस, देखो गुना में है तो गुना में ही लिख देते हैं, गुना में माइनस कितना 2a है। उसी प्रकार c बराबर 0 b बराबर 0, तो इंटू में कितना a। अब आप जरा इसको हल करो, तो ऊपर में आप जैसे ही हल करोगे तो देखो यहाँ पर कितना होगा ए क्यू, और ये माइनस में चला जाएगा, कितना -8q। तो ऊपर में हल करोगे तो माइनस कितना होगा 6aq हो जाएगा। लेकिन नीचे में जब आप हल करोगे तो नीचे में देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट किया हो, यहाँ पर कितना है 9 है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर 9 होता, मान लो ये 9 होता, तो आप इसको हल करते हो तो 9 इंटू 2 कितना होता, तो -18, और आपका a कितना होता, तो आपका कितना a क्यू होता। अब आप जानते हो कि a क्यू से a क्यू कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना होगा, तो 1/3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर बस मिसप्रिंटिंग था, यहाँ पर 9 था, बाकी अब 3 वेरिएबल था, इसलिए 2 वेरिएबल का मान हमने 0 रख लिया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब वेरिएबल 3 हो तो कितने 2 का मान हम लोग रख सकते थे, यानी मेरा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी जो होता इस प्रश्न का सही आंसर होता। तो बहुत ही आसान है, और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग से ये प्रश्न बन भी रहा होगा। ठीक ना, तो चलो नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 3x के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग देखो किसी एक का वैल्यू पुट करोगे, लेकिन आपने सीखा था कि जब कभी भी वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो किसी एक का मान 0 रखते हैं। लेकिन 0 रखने वक्त इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार हो उसको अगर 0 रख दोगे तो आपका प्रश्न छोटा हो जाएगा। इसलिए आप देख के समझ पा रहे हो कि सबसे ज्यादा बार कौन है, x है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग किसका वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू। और जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रख दिए तो यहाँ पर देखो ये क्या इक्वेशन बन गया, आपका इक्वेशन बन गया कितना, कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, इसमें 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, बन जाएगा ना। अब इसी चीज को यहाँ अप्लाई करो कि आपको यहाँ भी, क्योंकि केवल यही नहीं, आपको जहाँ जहाँ x है वहां भी 0 रखना पड़ेगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सब जगह कितना हो गया 0 हो गया। तो अब देखो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना c क्यू, और नीचे में क्या है a इंटू बी इंटू कितना c। अब आप जानते हो कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का अपना खुद फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, 3ab c के बराबर होता है।
कब 3abc के बराबर होता है? जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो? 0 हो। तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे में ऑलरेडी abc ही था, और अब आप बोलोगे कि ये कट जाएगा, यानी बचेगा कितना? तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 3 होगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, हम इजीली इसको बना सकते थे, ठीक ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बाकी उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s। देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऐसे भी बना सकते थे कि a का वैल्यू, आप मान लो a का वैल्यू कितना 2 रख लेते, b का वैल्यू 2 रख लेते, c का वैल्यू 2 रख लेते, और s का वैल्यू कितना 3 आप रखते। तो देखो जोड़ने पर ये 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 आ जाएगा, उसको भी यहाँ पुट कर दोगे तो बन जाएगा, लेकिन वैसे में थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, थोड़ा सा बनाने में वक्त लगेगा। लेकिन आप दूसरा जो मेथड पढ़े हो, क्या मेथड पढ़े हो, कि जब कभी भी आपका वेरिएबल ज्यादा, इक्वेशन कम दिया हुआ हो, तो किसी एक को 0 मान लो। देखो प्रश्न में सबसे ज्यादा बार कौन है, तो सबसे ज्यादा बार s है, इसलिए हम s का वैल्यू कितना मान लिए, s का वैल्यू 0 मान लिया। अब जैसे ही s का वैल्यू 0 मानोगे तो a प्लस सी b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ भी s का वैल्यू 0 मानोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0, ये 0। तो अब आपका क्या हुआ, माइनस a का होल स्क्वायर कितना, तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का होल स्क्वायर कितना, तो आपका क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सी का होल स्क्वायर कितना, तो ऊपर में बचेगा सी स्क्वायर। और देखो नीचे में भी तो वही चीज था ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कट जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना? 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, वैल्यू पुटिंग मेथड से वक्त बहुत कम लगता है, कब? जब आप उसको अच्छे से एक बार समझ लो। हालांकि ऐसे प्रश्नों में हम a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2 और s बराबर 3 मैक्सिमम हर बुक में हर टीचर ऐसे ही बताते थे कि a बराबर ऐसे प्रश्नों को 2, b बराबर 2, c बराबर 2 और s बराबर 3 मानकर, बुक में भी ऐसे ही बना हुआ रहेगा। लेकिन नहीं, आप वैल्यू पुटिंग मेथड का कंसेप्ट सीखो और प्रश्न को चुटकियों में बनाना सीखो, क्योंकि यही रियलिटी में वक्त बचाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 0 दिया हुआ है। अब देखो आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जब कभी भी 0 रहता है, तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि यहाँ पर जब भी ऐसा हो, तो जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो 2 मान याद रखना है। एक वैल्यू क्या याद रखना है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर याद रखोगे तो एक वैल्यू याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में a का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1 और c का वैल्यू आप कितना 0 मान लोगे, ठीक है? क्योंकि आप c का वैल्यू तो 0 मानोगे, लेकिन इन दोनों का भी मान तो 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम a का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1। इसी में एक और वैल्यू होता है कि हम लोग a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कभी कभी -2। तो ये वैल्यू कब यूज होता है? ये वैल्यू तब यूज होता है जब प्रश्न इस रूप में रहे कि आपका नीचे में ये वैल्यू पुट करने पर, ये वैल्यू पुट करने पर नीचे में 0 आ जाता है। तो 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पर वो 0 वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है। तब हम लोग 0 वाला मान नहीं मानते, तब हम लोग कितना मानते हैं? 1, 1 और -2। यहाँ पर देखो नीचे में कोई अंक नहीं था, इसलिए आप नॉर्मली क्या वैल्यू मान सकते थे? नॉर्मली आप मान सकते थे a का वैल्यू -1, b का वैल्यू कितना +1 और आपका c का वैल्यू तो आप 0 मान ही लिए थे। चलो अब इस वैल्यू को यूज करो, यहाँ पर c का वैल्यू 0 मान लिए, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया ना। तो आपका a का वैल्यू -1 +1, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 0 बचेगा। चलो उसी प्रकार c का वैल्यू कितना था? 0 था, और b का वैल्यू कितना था? 1 था। b का वैल्यू कितना था? 1 था, और ये कितना? -1। तो -1 और -1 कितना? +1 हो जाएगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार c का वैल्यू आपने कितना माना था? 0 माना था ना, कितना? 0। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू -1 और ये -1, यानी ये कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, माइनस कितना? -2 का कितना? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपका कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ कितना? -2 का होल स्क्वायर 4, यानी 4 और 4 कितना? 8। अब देखो ऑप्शन में कहीं 8 नहीं है, यहाँ पर 0, यहाँ 8 ABC है। तो अब इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर पहला वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया।
अब दूसरा ऑप्शन क्या था 8abc, जरा 8 को आप इससे गुना करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना होगा, 8a का वैल्यू कितना -1 और इसका वैल्यू +1, तो ये वैल्यू कितना होगा -8 हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हमको लाना है आंसर कितना 8 लाना है। तो अब हम लोग तीसरे ऑप्शन को, इस ऑप्शन को जरा चेक करो तो 4 और 1 का -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और +1 का होल स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, और 0 का कितना 0 ही रह जाएगा। यानी आप 4 × 2 करोगे तो कितना 8 आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ऑप्शन घुमा कर दिया हुआ था, इसलिए आपको इसमें ऑप्शन को भी हल करना पड़ेगा। बाकी कहीं से कोई कंसेप्ट नहीं था, बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखना था कि जब कभी भी a + b + c का वैल्यू 0 दिया हुआ हो तो एक आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है कि a का -1, b का +1 और c बराबर 0। दूसरा क्या याद रखना है कि आपका उस कंडीशन में a का वैल्यू 1 भी होता है, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 होता है। ये कब होता है, जब वैल्यू ये वाला पुट करने पर नीचे में 0 आ जाता है तो ये वाला वैल्यू काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम ये वैल्यू से भी काम चलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बता दिया था, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, x + y + z का वैल्यू कितना 0। तो अगर आप नॉर्मली देखो, समझो यहाँ पर कि आप नॉर्मली यहाँ पर z का वैल्यू कितना, z का वैल्यू अगर 0 मान लो तो यहाँ पर ये मेरा 0 में बदल जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर, क्या ये मेरा 0 में बदल जाएगा, तो हाँ सर। तो अब आपका ये हो गया 0, तो x का वैल्यू कितना मानोगे -1 और y का वैल्यू कितना मानोगे 1, क्योंकि यही वैल्यू होता है ना कि जब a + b + c बराबर 0 होता है तो अगर z को 0 माने तो पहला वाला को -1, दूसरा वाला को +1। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पर, तो y मतलब कितना 1 का स्क्वायर, तो कितना 3 × 1 का स्क्वायर वही रह जाएगा, और यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका वही हो जाएगा। और नीचे में कितना है आप देखो 2 × 1 का होल स्क्वायर। अब आप हल कर सकते हो, ये कितना होता तो 3 होता, और ये किस में बदल जाता तो आपका किस में बदल जाता -1 था, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना +1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 1 का होल स्क्वायर है, y का वैल्यू आपने 1 माना है तो आप इजिली कह सकते हो कितना 2 हो जाएगा। तो आप 4 को 2 से भागा दोगे, यानी ऑप्शन आंसर कितना 2 हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना है ए है। तो आप इसको इजीली बना सकते हो, तो काइंडली नोट डाउन कर लो। हाँ, इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। अब देखो इस प्रश्न में अगर आप c का वैल्यू कितना 0 रख दोगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, और जैसे ही नीचे में 0 आ जाएगा तो 0 से किसी अंक को अगर भाग दोगे तो वो क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी a + b + c बराबर 0 हो तो एक वैल्यू क्या मानना -1 +1 और 0। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कब मानना है, तो ये वैल्यू तब मानेंगे जब नीचे में अनडिफाइंड टर्म नहीं आए तब, लेकिन इस वैल्यू को रखने पर c का वैल्यू 0 रखने पर ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू से काम नहीं चलेगा। तब हम लोग ऐसे कंडीशन में a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना -2 से आप जब करोगे तो इजिली बना पाओगे। अब देखो आप रख दो यहाँ पर वैल्यू, a का वैल्यू कितना 1 1 कितना, तो 1 1 2 और c का वैल्यू कितना -2 हो जाएगा। उसी प्रकार b का वैल्यू देखो कितना है 1 है, और 1 में आप -2 को घटाओगे तो आप किस में बदल जाएगा, तो यहाँ -1 में बदल जाएगा। और a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 1 था, कहीं से कोई इसमें इशू नहीं है। c का वैल्यू कितना -2, और -2 में आप जब यहाँ पर 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, और -1 को आप किससे b से भागा दोगे, और b का वैल्यू कितना था 1 था। यानी आप नॉर्मली बोल सकते हो कि यहाँ पर ये कट के कितना होता -1 होता, ये कितना होता -1 होता, और ये भी कितना होता -1, यानी मेरा आंसर कितना होता -3 होता, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी है। तो बहुत आसान था, इस तरह से आपका बहुत सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेके आए थे, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट समझ में बिल्कुल आया होगा। आप बहुत आसानी से इसको सीख पाए होगे, समझ पाए होगे, और यही आपका परीक्षा में वक्त बचाता है। तो इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे और ऐसे
मेथड को अप्लाई करके हम लोग सीजीएल 2023 का जो मेंस है वहां पर ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इजीली, मुझे उम्मीद है कि आप बना पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको काइंडली देखो बाबू, हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करके लाते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करो। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं आपको दिक्कत होता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल 1-2 बार देखने पर ये कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आपको इसी तरह से हम लोग का वीडियो अगर लाइक लगता हो, अगर पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक भी करो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, है ना, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपके लिए नया नया इस तरह का कंटेंट लेकर आएंगे। तो काइंडली जरूर लाइक करो, है ना, अगर अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक करो और शेयर भी करो ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। ओके, थैंक यू।